स्टूडेंट्स, आज हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ये इसका ओवरव्यू चार्ट है। इसके डिटेल्स में हम फर्दर जाते रहेंगे और तब तक हम ब्रॉड सेंस में देख लें कि मेम्ब्रेन अपने ट्रांसपोर्ट को कैसे करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। तो अगर इतने मेम्ब्रेन के हिस्से को हम बना दें तो इस तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने देखा भी है कि ये लिपिड की बाई लेयर है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन्स हैं मिडिल में, जिसको हाइड्रोफोबिक इंटीरियर भी कह रहे हैं। ये पोलर ग्रुप्स हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिपिड बाई लेयर में एम्बेडेड हैं। तो जो मिडिल पोर्शन है, इंटीरियर है मेम्ब्रेन का, वो हाइड्रोफोबिक है। तो हम पहले देखते हैं कि सेल की परमिएबिलिटी कैसे होती है। जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका एक फंडामेंटल लिविंग सेल्स का है कि अपने ये इंटरनल इन्वायरमेंट के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को ये मेंटेन कराती है। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को ये मेंटेन कराती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की प्लेस हो गई, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड का स्थान है। इन दोनों के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक नेट डिफरेंस क्रिएट करती है ताकि इसकी फिजियोलॉजी, सेल की फिजियोलॉजी प्रॉपरली रन कर सके। मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो मेनली दो तरह से होते हैं। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एक्टिविटी नहीं होती है सेल के अंदर और न ही कोई एनर्जी खर्च होती है। सेल एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल एनर्जी एक्सपेंडिचर करता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव बैरियर मेम्ब्रेन है। ये अपने इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सेलेक्टिव बैरियर मेम्ब्रेन है। ये कुछ चीज़ों को, सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस को अपने अंदर आने देती है और सर्टेन मॉलिक्यूल्स या आयंस को अपने अंदर से बाहर जाने देती है। न ये सभी मॉलिक्यूल्स आयंस को अपने अंदर आने देती है, न सभी आयंस और मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से बाहर जाने देती है। कुछ चीज़ों को ये परमिट करती है और कुछ चीज़ों को ये परमिट नहीं करती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में ये एक डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी क्रिएट करती है। कौन कौन सी चीज़ें सेल के अंदर पास करेंगी, ये डिपेंड करता है कि सेल के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर उन मटेरियल्स का या उन मॉलिक्यूल्स का या उन आयंस का कंसंट्रेशन कैसा है। सेल के अंदर वही चीज़ें पास करेंगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन जिनका सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगा। और ऐसा ट्रांसपोर्ट, यदि बाहर ग्रेडियंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है और अंदर कम है, तो बाहर से चीज़ें अंदर आती रहेंगी और तब तक आती रहेंगी जब तक कि अंदर का और बाहर का कंसंट्रेशन दोनों इक्वलाइज न हो जाए। इस मोमेंट पर भी अंदर और बाहर के बीच में फ्लो चलता रहेगा, लेकिन नेट डिफरेंस कोई नहीं क्रिएट होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो और हाइड्रोफोबिक हो, क्योंकि मेम्ब्रेन की जो इंटीरियर है वो हाइड्रोफोबिक है।
ये पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देगी, उनको रिपेल करेगी। जो मॉलिक्यूल्स या आयंस तो ऐसे हैं जो पोलर हैं वो नहीं पास कर पाएंगे, जो नॉन पोलर हैं, अनचार्ज्ड हैं, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं वो मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, और जो चार्ज्ड और पोलर हैं उनको ये मेम्ब्रेन रिपेल कर देगी, बाहर रखेगी, या अंदर से बाहर भी नहीं जाने देगी, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है ये पोर्शन हाइड्रोकार्बन चेन वाला जो है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, जो वाटर को हेट करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू नहीं पास हो पाएंगे। मेम्ब्रेन जो है वाटर के लिए बहुत लिमिटेड परमिएबिलिटी रखती है। वाटर मॉलिक्यूल्स और यूरिया जो एक एमिनो एसिड के ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, और वाटर आप समझते हैं कि कितना एसेंशियल है हमारे लिए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को और यूरिया मॉलिक्यूल्स को ये लिमिटेड परमिएबिलिटी के साथ मेम्ब्रेन अपने अंदर आने देती है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स स्लाइटली पोलर है। तो ये कैसे आने पाता है? ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि पोलर तो है लेकिन फिर भी अंदर आने देती है। ये जो हाइड्रोफोबिक चेन है, फैटी एसिड की जो चेन है, हमने एक दिन आपको बताया भी था पहले लेक्चर में इसके, कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो पड़ोस के मॉलिक्यूल्स आपस में वॉक अबाउट करते हैं, मूव करते रहते हैं, एक दूसरे आपस में अदला बदली करते रहते हैं। तो इस अदला बदली करने में, मूव करने में, और ये भी हमने बताया था करीब 10 मिलियन टाइम्स पर सेकेंड ये अपनी जगह से हिलते डुलते रहते हैं। तो इनके बीच में एक स्मॉल गैप क्रिएट होता है। वाटर मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है और यूरिया के भी मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं। तो ये दोनों ऐसे पास करते हैं, जब इनके मूवमेंट में थोड़ा गैप क्रिएट होता है तो उस गैप का फ़ायदा उठाते हुए ये मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं और उन गैप से वो जंप करते इधर उधर से स्लाइट परमिएबिलिटी अपनी ये बना लेते हैं, मेम्ब्रेन के इंटीरियर होते हुए ये साइटोप्लाज्म साइड में चले आते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आपको बताऊं कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैसेस हैं, फैटी एसिड्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हैं विटामिन ए, ई, डी एंड के। कुछ स्मॉल एल्कोहल्स भी हैं, जैसे आप जानते हैं स्मॉल अल्कोहल का एक एग्जाम्पल आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल इज ए स्मॉल अल्कोहल, 3 कार्बन का है। और अमोनिया भी जो है, ये सब हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं और पोलर नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, इनके लिए परमिएबिलिटी है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाते हैं, इनकी साइज़ बहुत बड़ी है और एक ही तरह से ये सेल के अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। वो प्रोसेसेस होते हैं एंडोसाइटोसिस अंदर आने के लिए और एक्सोसाइटोसिस बाहर जाने के लिए। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स 2 ही विधियों से जा सकते हैं, सीधे सीधे मेम्ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमने बात कर लिया पोलर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की जो नहीं पास कर सकते, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो कि मेम्ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो नहीं क्रॉस कर सकते हैं। अब एक कैटेगरी और बचती है स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स और चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोफोबिक नेचर है, वो जाने नहीं देगी। इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखिए एम्बेडेड प्रोटीन्स होती हैं, ये एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स उन मॉलिक्यूल्स के लिए
वो हेल्पफुल होती हैं, उनको पैसेज देती हैं और उनको मेम्ब्रेन के बाहर से मेम्ब्रेन के अंदर के लिए ये एक्रॉस मूवमेंट करा देती हैं। तो इस तरह से हमने तीनों तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने दो भागों में बांट लिया सुविधा के लिए। एक डिफ्यूज़न है, एक ऑस्मोसिस है। डिफ्यूज़न को दो भागों में बांट लिया गया, एक वेरी सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न तो ग्रेडियंट के आगे के हिसाब से फ्लो करेगा, जिधर ज़्यादा होगा उधर और जिधर कम होगा तो ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ आएगा, तो ये सिंपल डिफ्यूज़न हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इम्बेडेड प्रोटीन्स हैं और ये इम्बेडेड प्रोटीन्स जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहे जाते हैं, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो तरह से हेल्प करते हैं। एक तो ये चैनल्स बनाते हैं, प्रोटीन चैनल्स बनते हैं और ये प्रोटीन चैनल्स जो हैं वो आयन के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आयंस बहुत सिंपल तरीके से मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोटीन उनको रास्ता देती हैं चैनल बना के, तो इनके थ्रू वो क्रॉस करेंगे और सेल के अंदर आएंगे या अंदर से बाहर, दोनों तरह का काम करता है। ये आयन चैनल्स जो होते हैं दोनों तरह से फंक्शन करते हैं, बाहर से अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में लाते हैं या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ले जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी ग्रेडियंट की ज़रूरत है, ज़्यादा से कम की तरफ ही जाएंगे। अगर अंदर ज़्यादा है तो बाहर कम है और बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ ही इनका मूवमेंट होगा आयन चैनल्स के थ्रू। ये जो चैनल्स होते हैं ये गेटेड भी होते हैं और गेटेड चैनल्स ओपन या क्लोज स्थिति में पाए जा सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि स्टिमुलस कैसा है, किस तरह का स्टिमुलस मेम्ब्रेन को दिया जा रहा है, वो केमिकल है या इलेक्ट्रिकल है, इनके ऊपर डिपेंड करता है इन चैनल्स का ओपन होना या क्लोज होना। और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं उसमें से बहुत सारे प्रोटीन्स वो कैरियर का फंक्शन करते हैं। और कैरियर जो होता है, जो मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर नहीं आ पा रहे हैं या अंदर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे सेल को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहा जाता है, क्योंकि शुगर से हमें एनर्जी मिलती है। वो बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी और साइटोप्लाज्म में उस शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा। लेकिन ये शुगर मॉलिक्यूल्स ऑर्डनरी ढंग से, सामान्य तरीके से सेल के बाहर ज़्यादा होते हुए भी और सेल के अंदर ग्लूकोज की कम मात्रा होते हुए भी ये बाहर से अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स एक तो स्लाइटली बिगर साइज़ के हैं, दूसरे इनके ऊपर थोड़ा सा चार्ज है, इनके ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके वजह से स्लाइट ये पोलर भी हो जाते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, वो कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैरियर का काम करती हैं और शुगर मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर लाती हैं। आप जानते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, आपको भी किसी काम को करने में अगर असुविधा होती है तो आपको अगर कोई व्यक्ति सुविधा प्रदान कर देता, मान लीजिए आपको बहुत दूर जाना है, ऑन फुट जाना है, पैदल जाना है, तो आप सामान्य ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से वो काम नहीं कर सकते, नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक स्कूटी या कार लेके आ जाता है और कहता है कि बैठिए, तो आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से अपने उस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को आप कर लेते हैं। इस तरह से ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में हेल्प करती हैं।
अब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर से होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल से आयंस जो ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक तो वो अपने ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं। ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाने का मतलब ये हो गया, जिधर वो मॉलिक्यूल्स कम हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस कम हैं, तो कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं। ये अपहिल टास्क करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। तो जब कभी भी नीचे से ऊपर जाना होगा, जब कभी भी आपको माउंटेन पर चढ़ना होगा, नीचे से माउंटेन टॉप पर जाना होगा, तो आपको बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उसी तरह से सेल को भी, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये भी कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस को ग्रेडियंट के अगेंस्ट पंप करती है, नीचे से ऊपर ले जाती है। तो जब कभी भी अपहिल टॉस्क होगा तो उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटीपी फॉर्म की एनर्जी को यूज़ करती है और मॉलिक्यूल्स या आयंस को मूव कराती हैं। आप डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी का एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल जानते होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा होता है, सोडियम आयंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन सोडियम का, यहाँ पर ज़्यादा है। तो मेम्ब्रेन क्या करती है, कम से ज़्यादा की तरफ सोडियम आयंस को पंप करती है, पुश करती है। तो इस तरह से ये अपहिल टॉस करती है, कम से ज़्यादा की तरफ ले जाती है, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए। सामान्यतया ये नहीं होना चाहिए कि कोई कम से ज़्यादा की तरफ जाए, कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको एनर्जी एक्सपेंडिचर करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल। और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी थ्रू कपल ट्रांसपोर्ट। कपल ट्रांसपोर्ट होता है, ये दूसरे मॉलिक्यूल से जो एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज़ होती है, उसको ये कैप्चर करता है कपल ट्रांसपोर्ट में। और जिस मॉलिक्यूल को यहाँ भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट फ्लो कराता है कुछ मॉलिक्यूल्स आयंस को। और इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है सोडियम ग्लूकोज। सोडियम बाहर जाते हैं, सेल के बाहर जाते हैं और सेल के अंदर कम है, और ग्लूकोज जो है सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है। तो सोडियम आयंस, सोडियम का जो ग्रेडियंट बाहर बना हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, वो सोडियम आयंस डाउन मूवमेंट करता है, डाउन ग्रेडियंट मूव करता है, ज़्यादा से कम की तरफ आता है। तो इस तरह से सोडियम आयन आएगा Na+, और वो अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी लाएगा बाहर से। बाहर से अंदर की तरफ ले आएगा। सोडियम तो डाउन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा और ग्लूकोज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा, क्योंकि सेल के बाहर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स कम हैं और सेल के अंदर ज़्यादा हैं। तो सामान्यतया तो चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ जाती हैं। तो सोडियम तो यहाँ ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा, लेकिन ग्लूकोज यहाँ कम से ज़्यादा की तरफ आ रहा, लेकिन सोडियम अपने साथ साथ ग्लूकोज को भी कपल ट्रांसपोर्ट कराता है। तो इस तरह से जो इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी थ्रू कपल ट्रांसपोर्ट है, इसमें एक मॉलिक्यूल जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट फ्लो करता है, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल या आयन के एनर्जी को अपने अंदर लेता है और दूसरे से ली हुई एनर्जी से वो अपना ट्रांसपोर्ट कराता है। क्योंकि ग्लूकोज का सेल के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर हालत में
हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए सबसे पहले हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज और सोडियम का कपल ट्रांसपोर्ट है, इसको सिम्पोर्ट भी कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जो कि दोनों को साथ साथ, दोनों को कपल ट्रांसपोर्ट कराती है, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिम्पोर्टर कहते हैं, जो साथ साथ और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा रही, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसके और जो डिटेल्स हैं, इसको फर्दर क्लासेस में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।